ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने संविधान के 22 भाग, ये एक तरह का इंडेक्स था। ठीक है, ये इंडेक्स पढ़ लिया कि ये हमें संविधान इस तरह से पढ़ना है, 1 से लेकर 22 भाग तक। सारे भाग नहीं पढ़ने हैं, सारे भाग इतने महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ भाग, जैसे पहला भाग हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला भाग थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। दूसरा भाग हमारे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। तीसरा भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा भाग महत्वपूर्ण है। 4 क महत्वपूर्ण है। पांचवा, छठा, ये सारा महत्वपूर्ण है। छठा भाग में आपके राज्य पॉलिटी आपको स्टार्ट करवा दी है। राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट हो गई आपके, तो राजस्थान की पॉलिटी आपकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद 8वां मैं पढ़ाऊंगा, 9वां वापस अर्जुन सर आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका, वो उनके राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस में आता है, वो यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद 11, 12 और 13 ये हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक आपके लिखा हुआ संघवाद में, उसमें हम पढ़ेंगे 14, 15, 16 और 17। 17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 14, 15, 16 एक टॉपिक दिया हुआ जिसमें सारी संस्थाएं दी हुई है, वो सारा हम वहां पर पढ़ लेंगे, है ना। 18 आपातकाल है, आपातकाल अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे। 19 में कोई विशेष नहीं है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाग 20 जो है अपना, वो संविधान संशोधन अलग से हम पढ़ेंगे। बाकी 21 और 22 इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस जो लिखा हुआ आर्टिकल्स में केवल उनको देख लेंगे। ठीक है, आज मैं एक नया जो टॉपिक करवा रहा हूं, वो जैसे हमने संविधान के 22 भाग पढ़े हैं, उसी तरह से संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उसको याद कर लेते हैं। 22 भाग याद करना आसान था, एक बार, 2 बार, 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसी तरह से मैं संविधान की जो 12 अनुसूचियां है वो भी सारी की सारी याद होनी चाहिए। इसमें भी सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, चौथी अनुसूची में क्या है। बहुत बार पूछा गया कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये बहुत बार पूछा गया। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, या फिर सुमेलित करने वाला सवाल आ सकता है ना। तो आपको सारी की सारी, अगर आप RSSI की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी की सारी अनुसूचियां याद होनी चाहिए। उसको भी मैं बहुत आसानी तरीके, एक लाइन से आपको याद हो जाएगा, एक ट्रिक बताएंगे, उससे सारी की सारी याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं, संविधान की 12 अनुसूचियां। ये हमने शुरुआत में बात की थी कि संविधान जब प्रारंभ हुआ तो टोटल अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां। थोड़ी सी वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, कम नहीं करना, बढ़ाना है। टोटल अनुसूचियां कितनी है, अभी 12 अनुसूचियां, टोटल कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 है, प्रारंभ में कितनी थी, थोड़ी सी वापस कम, 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में 12 हो गई। इसका मतलब अनुसूचियों की संख्या बढ़ सकती है ना। पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 10वीं, फिर 11वीं और 12वीं, 4 अनुसूचियां बाद में और जोड़ दी गई। ठीक है, तो हमें टोटल अनुसूचियां कितनी पढ़नी है, वर्तमान में 12 है, पूर्व में 8 थी। ये एक फैक्ट याद होना चाहिए। यहां पर भी एक ट्रिक लिख लेते हैं, इससे सारी की सारी याद हो जाएगी, है ना। ये दोनों चीजें मैंने सबको ट्रिक में याद करवा रखी है, आपको भी याद करवा देता हूं। मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, और इस लाइन में सारी की सारी 12 अनुसूचियां हैं। लाइन एस, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको, SS और, ये और पढ़ सकते हैं इसको, SS और SC, जनसभा से बदला पंचनगर। एक लाइन याद रह सकती है आपको ये एक लाइन अगर आप याद करेंगे तो सारी 12 अनुसूची याद हो जाएगी। क्या लिखा हुआ, अब साथ साथ बोल सकते हैं, SS और SC, जनसभा से बदला पंचनगर, याद रह सकती है। मैं जहां अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। जहां मैंने अंडरलाइन किया है वहां पर आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, हर अंडरलाइन एक अनुसूची है। अनुसूचियां क्या है तो समझ में आ गया। मैंने कहा संविधान एक पूरी किताब है, उस किताब के जो इंडेक्स है वो हमने पढ़ लिया है। अब अनुसूची, कुछ सूचियां दे रखी है। अनु का मतलब पीछे की ओर, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे की ओर कुछ सूचियां दे रखी है संविधान के, इसलिए उसको नाम दे दिया अनुसूचियां। उन सूचियों में क्या है, उन सूचियों में क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। जैसे पहली सूची में सारे स्टेट के नाम लिखे हुए, भारत में जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं। सारे 28 राज्यों का नाम लिखा हुआ, उनका विस्तार कहां तक है उन सबके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सारे संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो एक पूरी लिस्ट दे रखी है, एक सूची दे रखी है, तो यहां पर पीछे है इसलिए इसको नाम दे दिया अनुसूची।
अब मैंने आपको यहाँ पर ये सारी की सारी 12 अनुसूचियों को क्रम से यहाँ पर बताया। अब एक एक करके इनको देखते हैं यहाँ पर क्या। देखो अब इसे याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और वो भी सीक्वेंस से याद होगा। अगर ये लाइन अच्छे से याद होगी आपको, इस लाइन का सीक्वेंस याद चेंज नहीं होगा तो आपका याद करने का सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले देख, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 1। सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है एस। एस से आप याद रख सकते हैं स्टेट्स। क्या याद रख सकते हैं? अब हम भारत की बात करें तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि भारत में राज्य कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अनुसूची में स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सबकी सूची दी हुई है। तो लिख दीजिए पहले स्टेट में, यहां पर पहले अनुसूची में भारत के राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सूची व विस्तार। भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ राज्य, संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं, उन सब की पूरी लिस्ट दे रखी है। और वो कितने हैं? 28 राज्य हैं। और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अभी भी कोई 29 और 7 पे तो नहीं है, या 29 और 9 पे? टोटल 28। पहले 29 राज्य थे, तो एक राज्य कौन सा कम हो गया? जम्मू कश्मीर। एक राज्य कम हो गया, और क्या हो गया? 2 यूटी बन गए। पहले 7 थे तो कितने हो गए? 9 हो गए। हाँ हाँ, 7 थे तो अब कितने हो गए? 8 हो गए। जब 2 बने लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो 9 हो गए। फिर वापस एक कम हो गया। हाँ, दादर नगर हवेली और दमन दीव, पहले 2 अलग अलग थे, दोनों को एक कर दिया गया, तो एक करने से वापस 9 से एक कम हो गया। अब कितने हैं? 8 है। सारे राज्यों के नाम पता है आपको? ऐसा कोई है जो 28 के 28 राज्य गिना सकते हैं? सबको पता है कौन? बहुत बढ़िया है, तो हाथ भी खड़े हो रहे हैं। अब वैसे सबको पता है कि 28 राज्य कौन कौन से, सबको नाम तो मुझे नाम लिखने की आवश्यकता तो नहीं है कि बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। नक्शा दे तो नक्शा भर लोगे? तो ज्योग्राफी का विषय है, ठीक है, पॉलिटी का विषय नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहां पर है। ठीक है, कोई ये बता सकता है कि आंध्र प्रदेश को कितने स्टेट टच करते हैं? ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ज्योग्राफी में, इस तरह का, ये ज्योग्राफी का विषय है, पॉलिटी का नहीं है। वो एडवांस, ये तो सब कुछ बता सकता है कि हाँ ये स्टेट यहाँ पर। सवाल थोड़ा सा टफ लेवल का जब आता है कि मध्य प्रदेश को कितने स्टेट टच कर रहे हैं, ये तो बताओगे राजस्थान को कितने टच कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अब हमें मध्य प्रदेश से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जब ज्योग्राफी और यूपीएससी में तो एक सवाल ऐसा आ ही जाता है, या तो वर्ल्ड में किसी देश के बारे में आता है या फिर किसी स्टेट के बारे में आता है। ठीक है, फिलहाल टेंशन मत लीजिए कि मुझे तो पता ही नहीं है, है ना, अभी उसकी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, 28 राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र भी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं राज्य 28 है और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी इसके साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्लियर है। पहले एस का मतलब क्या है? स्टेट। पहले एस का मतलब क्या है? स्टेट। इस मतलब सारे राज्यों की सूची दे रखी, क्लियर है। दूसरे एस का मतलब है सैलरी। दूसरे एस का मतलब क्या लेंगे? अनुसूची 2। अनुसूची 2 में भी एस लिखा हुआ था, और एस से हम याद रखेंगे सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है? वेतन। तो इसमें वेतन का उल्लेख मिलता है। किसके वेतन का? एक आईएएस का कितना होगा, आरएस का कितना होता है, इनका नहीं। तो संविधान में यहां पर लिखा हुआ, ये संविधान का भाग है, तो जो संवैधानिक पदाधिकारी है, जो संवैधानिक पदाधिकारी है, केवल उनके वेतन भत्तों का उल्लेख हमें मिलता है। राष्ट्रपति का कितना होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति का कितना होगा, इनके बारे में, राज्यपाल का कितना होगा, चीफ जस्टिस का कितना होगा, अन्य न्यायाधीश का कितना होता है, सीएजी का कितना होता है, इनके वेतन भत्ते कितने हैं, ये संवैधानिक पदाधिकारी। तो संवैधानिक जो पदाधिकारी है
उनके वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान में दिया हुआ है। आप टीचर बनते हैं, आप आरएस बनते हैं, आप आईएएस बनते हैं, उसका वेतन कितना होगा ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? वो संविधान तय नहीं करता, वो कौन तय करती है? वो सरकार तय कर रही है, वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इनके जैसे आपका वेतन, जब आप नौकरी में लगोगे आपका वेतन बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वो? अभी आपको पता है इंक्रीमेंट लगता है, प्लस हर 10 साल में एक वेतन आयोग बैठता, छठा वेतन आयोग, अभी 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग। इनमें वेतन आयोग नहीं बढ़ाता है, इनमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान में संशोधन करके इनकी यहाँ पर वेतन और भत्ते चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो वेतन भत्ते लिख रखे हैं सामान्य कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन भत्ते नहीं है, किनके हैं? जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख है यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं और उनको आसानी से सरकार के कंट्रोल में, संविधान ने कहा कि इनको ये जो संवैधानिक पदाधिकारी वो सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, है ना। इनको यहाँ पर इनकी वेतन भत्तों का उल्लेख भी हमें कहां पर दिया हुआ है? संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख दीजिए संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। तो अनुसूची 2 याद करने में कोई मुश्किल है? क्या है? एस से मतलब सैलरी। यहां पर हम साथ साथ में लिखते हुए भी चलते हैं किसकी सैलरी कितनी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जो सबसे बड़े संवैधानिक पदाधिकारी है कौन? सबसे संविधान का मुखिया ना, संवैधानिक मुखिया जिनको बोला जाता है देश का, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। राष्ट्रपति को हस्बैंड ऑफ नेशन नहीं कहेंगे, राष्ट्रपति के लिए वर्ड क्या है? प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? राष्ट्रपति की सैलरी वर्तमान में जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है। कितने हैं? 5 लाख रुपए सालाना, महीने के हैं। ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है राष्ट्रपति को? ठीक ठाक, ये ठीक ठाक सैलरी है कि अच्छी सैलरी है? अच्छी सैलरी है ना। पहले कितनी मिलती थी? 2.5 लाख, 1.5 लाख। पहले ये वेतन 2018 अप्रैल 2018 से ये वेतन बढ़ोतरी हुई, अप्रैल 2018 से। उसके पहले कितनी थी? उसके पहले 1.5 लाख रुपए थी। बाद में जैसे ही 7वां वेतन आयोग लगा, 7वां वेतन आयोग लगने पर जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन सबका वेतन 2.5 लाख तक पहुंच गया। कितना पहुंच गया? और राष्ट्रपति के वेतन उनसे कम था। 7वां वेतन आयोग तो 2016 से ही लागू हो गया। 2016 से उन सभी के वेतन जो भत्ते थे वो 2.5 लाख तक हो गए। राष्ट्रपति के वेतन अब 1.5 लाख रुपए। राष्ट्रपति को वेतन कम मिल रहा है, दूसरे अधिकारियों को वेतन ज्यादा मिल रहा है। तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। संविधान में संशोधन किया 2018 में और सबका वेतन बढ़ा दिया गया। 1.5 लाख से कितना कर दिया गया सीधा? अब राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख रुपए महीने का, साल का नहीं मिलता है, महीने का मिलता है। ठीक है, अच्छा वेतन है। अब ये मत पूछना सर उसकी नौकरी कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं? राष्ट्रपति वाली नौकरी कैसे लगते हैं? नौकरी है क्या वो? तो आप में से कोई है 35 साल का? 35 साल का तो कोई नहीं है, तो अभी एलिजिबल नहीं हो, है ना। जब सारी सरकारी नौकरियों के लिए जब उम्र पूरी हो जाएगी तब राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 35 साल पार होते, है ना। कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए। तो अभी तो सोचना ही नहीं है अपने को राष्ट्रपति के बारे में, ये राष्ट्रपति वाली नौकरी भी लगेंगे, है ना। तो 35 साल की बात सोचेंगे। कम से कम उम्र कितनी चाहिए? 35 साल। तो मैं दोनों लिखा रहा हूं। पूर्व में कितना वेतन था ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में कितना है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। पहले 1.50, 1.5 लाख ये प्रति माह का है, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूं, पूर्व में ये प्रति माह का है और वर्तमान में ये जो भी लिख रहा हूं ये प्रति माह है और रुपए में है, डॉलर में नहीं है। 1.5 लाख डॉलर नहीं है, किस में है? रुपए में है। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं रुपए में है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए पहले था, वर्तमान का मतलब अप्रैल 2018 से 5 लाख रुपए प्रति माह, है ना। टैक्स फ्री होता है, टैक्स नहीं लगता है। और इसके अलावा सारी सुविधाएं फ्री में मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, फोन मिलता है, सब कुछ मिलता है इनको। जहाँ बाहर जाना हो फ्लाइट फ्री है, सब कुछ फ्री है। उसके बाद पेंशन भी मिलेगी, रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलती है, वो आधी पेंशन होती है, ठीक है। 5 लाख से अगर 5 साल राष्ट्रपति रह गए तो हर महीने पेंशन मिल जाएगी, कितनी?
2.5 लाख रुपए कब तक मिलेगी? जब तक है जान, है ना, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मिलती रहेगी, ठीक है। और उनके मरने के बाद उनकी पत्नी है, बच्चों को नहीं, पत्नी को भी मिलेगा। वो कितना मिलेगा? वो उससे भी आधी हो जाएगी, 2.5 लाख से आधी उनकी पत्नी को सैलरी। अच्छी खासी जॉब है ना। तो राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पर 5 लाख रुपए। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 4 लाख। तो इसका सही उत्तर अभी बिल्कुल आवाज आएगी, 0। उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 0। उपराष्ट्रपति को संविधान में यहां पर कहीं कोई वेतन का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता, फिर तो कोई काम का नहीं है। पर उपराष्ट्रपति एक काम भी करता है अलग से, साइड जॉब भी है उसका उपराष्ट्रपति के अलावा। वो क्या है? वो राज्यसभा का सभापति। मेन, वैसे मेन जॉब तो वही है, उपराष्ट्रपति साइड है। इसलिए उपराष्ट्रपति के तौर पर उसको कोई वेतन नहीं मिलता है। उसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। जैसे 2 सदन है हमारे, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति को ही बना दिया गया है। उपराष्ट्रपति का और कोई विशेष काम नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कोई विशेष काम नहीं है, राज्यसभा का सभापति होता है, उस नाते वेतन मिलता है। तो ध्यान रखना, सवाल अगर परीक्षा में आए कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, तो ऑप्शन में अगर आपके यहां पर आ रहा है 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख या 2.5 लाख, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया। 4 लाख सही जवाब है। 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, ऑप्शन में हमें 0 भी दे रखा है, सवाल उपराष्ट्रपति का लिखा हुआ है, शब्द उपराष्ट्रपति, तो हमें आंसर क्या मानना है? 0 आंसर मानना है। क्योंकि वास्तव में उपराष्ट्रपति जब हम बात कर रहे हैं तो उसके कहीं वेतन का उल्लेख नहीं है। उसको जो वेतन मिल रहा है वो किसके तौर पर मिल रहा है? राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिल रहा है। बाकी उसका वेतन शून्य माना जाता है। लेकिन अब मान, एक बात मान लेते कि एग्जामिनर को भी पता नहीं है कि इसका शून्य है, और उसने ऑप्शन में इस तरह से दे दिए 5, 4, 3.5, 2.5, तब आंसर क्या लगाना है? केवल उसी कंडीशन में लगाना है, यहां पर 4, बाकी कंडीशन में नहीं लगाना। अच्छा, मान लो कि मैंने 2.5 को हटा दिया, 4 भी दे रखा, 0 नहीं दे रखा, लिख दिया इनमें से कोई नहीं, फिर सही उत्तर तो यही है कि इनमें से कोई नहीं। वास्तव में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख नहीं है, क्या है? 0 है। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के अपने पद के तौर पर कोई भी वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं यहां पर अभी फिलहाल दोनों वेतन लिख रहा हूं। उसको जो वेतन मिल रहा है वो शून्य है, 0 लिख रहा हूं मैं यहां पर। पहले भी शून्य था, अब भी 0 है। लेकिन मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसको जो पहले वेतन मिलता था 1.25 लाख, और अभी वर्तमान में कितना है? 4 लाख। नीचे ब्रैकेट में लिख देना राज्यसभा के सभापति के तौर पर। लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, ठीक है। उनका वेतन वैसे वो राज्य की संचित निधि पर होता है। पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है, लेकिन राज्य वेतन देता है, राज्य की सरकार से उनको वेतन मिलता है, राज्य की संचित निधि से, ठीक है। राज्यपाल का वेतन कितना है अभी? कितना है? 3.5 लाख वर्तमान में। पहले कितना था? पहले वाला अब याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, पहले वाला अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला याद रखना जरूरी नहीं है, अब बहुत टाइम हो गया, ठीक है। इसलिए पहले वाला अब नहीं पूछेंगे, वर्तमान वाला याद होना चाहिए। पहले 1,10,000 था, देखो सीक्वेंस चल रहा है, 1.5 लाख, फिर 1.25 लाख, फिर अब 1 लाख नहीं, 1,10,000 था पहले। और अभी वर्तमान में कितना है? 3.5 लाख, 3.5 लाख।
प्रति माह वेतन है ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके यहां पर हम लिख रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है अभी वर्तमान में? डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये नाम है उनका। डी वाई चंद्रचूड़ 50वें सीजीआई हैं अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितना वेतन इनका? 2,80,000। कितना है? अभी हम 3.5 लाख पर आए थे, 3.5 लाख से नीचे फिर सीधा 280 वाली रेंज में आना है। ठीक है, पहले इनका वेतन कितना था? 1,10,000 के बाद 1 लाख, और अभी वर्तमान की बात करें, ये पूर्व वाला वेतन, अभी वर्तमान वाला वेतन 2,80,000। और ये तो हो गया मुख्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश जो अदर जस्टिस हैं, ठीक है, उनका वेतन चीफ जस्टिस से थोड़ा सा कम होता है, और वो कितना है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। तो अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश पहले 90,000 थे, और अब यहां पर तक 2.80 के बाद 2.50। ठीक ठाक वेतन है या कम है? प्रति माह है ये 2.5 लाख रुपए जो है वो प्रति माह है। अच्छा वेतन है या कम है? कम है, है? जब हम तुलना करते हैं, ये कम और ज्यादा का पता कैसे चलेगा? जब हम थोड़ी तुलना करते हैं, जो दूसरे देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज या कई ऐसे छोटे छोटे देश भी हैं, वहां के जब चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस से बात करते हैं, तो उनकी तुलना में भारत का जो चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस है उनके वेतन बहुत कम है, तुलना की बात करें बहुत। क्योंकि ये तो बहुत योग्यतम व्यक्ति होते हैं, जैसे हम मान सकते हैं वे राष्ट्रपति है, राज्यपाल, ये तो पॉलिटिकल व्यक्ति हो गए। ये बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, है ना, एडवोकेट से तो ज्यादा योग्यता रखते होंगे तब जज बने हैं, एक एडवोकेट से ज्यादा योग्यता रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऐसे हैं जो एक दिन की 1 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। कितनी उनकी फीस होती है? एक एक दिन। अब बोलना कि सर हमें तो राष्ट्रपति नहीं बनना, हमें तो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है। एक एक दिन की फीस कितनी लेते हैं? 1 1 करोड़ रुपए लेते हैं। ऐसे ऐसे वकील, है ना, तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो इनके तो बहुत, महीने के 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। पर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है इनका पद। वो पद क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, है ना। अपना आप में जैसे यहाँ पर एक पद है राष्ट्रपति का, एक पद है प्रधानमंत्री का, ऐसे ही अपना आप एक स्वतंत्र संस्था है ना, न्यायपालिका उनका एक बहुत बड़ा पद है। बाकी 2.5 लाख रुपए तो आप शायद, जो जयपुर में बहुत मुख्य जगह पर चाय की थड़ी भी लगाता है वो भी कमा लेता होगा महीने के, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि यहाँ सरकार कितना पैसा दे रही, कितना मिल रहा है, लेकिन जो पद है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट जो हर राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश की बात करें, अन्य न्यायाधीश की नहीं। तो मुख्य न्यायाधीश, उनका सैलरी वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का होता है। ठीक है, यानी कि पहले 90,000 था, और अब कितना है? 2.5 लाख प्रति माह। अन्य न्यायाधीश लिख दीजिए, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश पहले 80,000 था, अभी कितना है? 2.25 लाख, 2.25, 2,25,000। यहां तक याद करने में कोई दिक्कत है क्या? सीक्वेंस चल रहा है अपना एक तरह से, थोड़ा सा वापस एक बार लिख दो इसको।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सैलरी कहाँ से मिलती, कौन देता है? भारत की सरकार, भारत की संचित निधि से मिल रही है, राज्य की संचित निधि से। तो वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन इनको पेंशन, पेंशन कहां से मिलेगा? वो केंद्र की संचित, भारत की संचित निधि से मिलेगा। ये सवाल पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, ये तो सीधे पता चल रहा है कि ये तो संघ में है, सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र में ही है, तो सैलरी कहां से मिलेगी? केंद्र की तरफ से, यानी भारत की संचित निधि से। हाई कोर्ट राज्य में होते हैं, तो जिस राज्य में काम कर रहे हैं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जिस राज्य में काम कर रहे हैं उस राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है। पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश एक राज्य में काम नहीं करते, कभी इस राज्य में ट्रांसफर हो गया, कभी इस राज्य में ट्रांसफर हो गया, कभी इस राज्य में ट्रांसफर हो गया। तो जिस जिस राज्य में काम करेंगे उस राज्य की संचित निधि से सैलरी मिलेगी। लेकिन पेंशन कहां से मिलेगी? अब रिटायर हो गए तो किसी एक राज्य के तो थे नहीं, रिटायर हो गए तो अब उनको पेंशन कौन देगा? तो पेंशन भारत सरकार देती है, भारत की संचित निधि से। क्लियर हो गया? ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ठीक सवाल पूछा है। यहां तक क्लियर है? बाकी मेन चीज यही याद रखनी, एक बार हम वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख, फिर उनसे कम। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, शून्य है। कितना है? शून्य। 4 लाख राज्यसभा के सभापति के तौर पर। ठीक है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2.80। उसके बाद अन्य न्यायाधीश 2.50, और वही मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनको मिलता है वो 2.50, और उनसे जस्ट कम 2.25। तो पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है, 2.80, 2.50, 2.50, 2.25। क्लियर है? अब कुछ संवैधानिक पदाधिकारी और भी हैं जिनका वेतन लगभग सेम होता है, जैसे सीएजी, ठीक है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके। इसके अलावा संवैधानिक पदाधिकारी तो नहीं है, लेकिन वेतन लगभग उतना ही होता है। ये संविधान में नहीं है, फिर भी मैं यहां पर लिखा रहा हूं। जैसे सीआईसी आप ले लीजिए, या सीईसी, सीईसी तो ही है, सीईसी लिख दीजिए वेतन इनका तो। सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो एक संवैधानिक पद है, इन सबका 2.5 लाख वेतन है वर्तमान में। तो सबके बराबर है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही है सीएजी हो, चाहे यूपीएस अध्यक्ष हो, चाहे सीएजी। सीईसी, सीईसी का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उनके जो अध्यक्ष हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका जो वेतन है वो भी 2.5 लाख। ये अभी हम सबसे सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, केवल फैक्ट फैक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे सारा अभी शुरुआत होने वाला, कंसेप्ट तो अभी आएंगे। तो अनुसूची 2 क्लियर हो गई। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? सैलरी, वेतन और भत्ते। तो जो भी महत्वपूर्ण वेतन भत्ते थे वो हमने यहां पर नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। यहां पर देखो 2.5 लाख था, तो इसको भी आप यहां पर 90,000 लिख सकते हैं। अनुसूची 3, मुझे बताओ अनुसूची 3 पर कहां अंडरलाइन किया था? ओ पर। कहां पर किया था? ओ, ओ पर अंडरलाइन हो रखा है। ओ से हमें याद रखना है ओथ। ओ से क्या याद रखना है? ओथ। ओथ का मतलब क्या है? शपथ। किस तरह की शपथ? कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी जब अपना पद धारण करता है उसके पहले उसको शपथ लेना अनिवार्य है। सबकी अलग अलग शपथ है ना। एक राष्ट्रपति आएगा तो उसकी शपथ अलग होगी, ठीक है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आएगा तो उसकी शपथ यहां पर अलग होगी। राज्यपाल आएगा तो राज्यपाल की शपथ अलग होगी। सीएजी आएगा तो सीएजी की शपथ अलग होगी। किसकी शपथ क्या है उसके प्रारूप लिखा है, क्या लिखा है कि इसका फॉर्मेट क्या है, किसको क्या क्या शपथ बोलने की पूरी लिस्ट दे रखी है। तो शपथ के प्रारूप लिखे हुए हैं, ठीक है। शपथ लिख सकते हैं, शपथ के प्रारूप यहां पर दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री, मंत्री, इन सब की शपथ का उल्लेख भी हमें यहां पर मिलता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख अलग से आर्टिकल में दिया हुआ है, इसलिए नोट डालकर एक बात यहां पर लिख देते हैं, इनकी शपथ का उल्लेख हमें यहां पर नहीं मिलेगा। एक बात नोट डालकर हम लिख रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जब अपना पद धारण करेगा उसके पहले शपथ लेगा, लेकिन उसका उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख
इस अनुसूची में न होकर होकर अनुच्छेदों में है, विभिन्न अनुच्छेदों में है। यहां पर यह बात याद रखने वाली है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं दिए हुए। बाकी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, चीफ जस्टिस है, उन सब की शपथ का उल्लेख हमें यहाँ सीएजी है, उन सब की शपथ का प्रारूप क्या है, सबका फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है उनकी सबकी शपथ का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। इनकी शपथ का उल्लेख अलग अलग अनुच्छेदों में मिलता है। जैसे आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 60, 69 और 159, ये आर्टिकल है जहां पर इनकी शपथ का उल्लेख दिया हुआ है। आपने कभी शपथ ग्रहण समारोह देखा है? प्रधानमंत्री का शपथ देखा होगा, देखा है या नहीं देखा अभी तक? प्रधानमंत्री जब, या किसी मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सीजेआई दिलाते हैं। राष्ट्रपति जब अपना पद धारण करता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो आकर उनको शपथ दिलाते हैं कि आप भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लीजिए, ठीक है। बाकी सबको राष्ट्रपति शपथ दिला लेते हैं। एक बार राष्ट्रपति को शपथ आ गई, फिर राष्ट्रपति का काम बस यही है कि सबको शपथ दिलाना। राष्ट्रपति का कोई विशेष ज्यादा काम नहीं है। बाकी हम जो भी थोड़ा बहुत काम है वो सब हम राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ेंगे, बाकी कोई विशेष काम नहीं है। जैसे राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है, राष्ट्रपति की स्थिति जैसे हमारे घर में मुखिया कौन होते हैं? हैं? मम्मी पापा, दादा, ठीक है। घर में मेन वास्तव में मुखिया कौन होता है? एक होता है वास्तव में मुखिया, घर में दादाजी भी है, पिताजी भी है, माताजी भी है, ठीक है। घर का मुखिया कौन है? सामान्यतः भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हाँ मैं तो दादाजी को अलग रहते हैं और हम अलग रहते हैं। घर में आपके पिताजी भी हैं, घर में आपके बुजुर्ग दादाजी भी हैं, दादी जी भी है, माताजी भी है। सामान्यतः घर का मुखिया कौन होता है? दादाजी। सामान्यतः घर का मुखिया वो होता है जो घर में कमाता है, यही बात है। अगर दादाजी कमा रहे तो मुखिया अभी भी कौन है? वास्तविक मुखिया वो दादाजी होंगे। अगर दादाजी अब बुजुर्ग हो गए, अब कमा नहीं रहे, अब सारा काम कमाई घर खर्चा पिताजी चला रहे, तो अब वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? तब पिताजी के पास है। वास्तविक मुखिया कौन है? पिताजी हैं। अब दादाजी नहीं है। अब दादाजी को तो बताया जाता है भाई ये काम करे, दादाजी के भाई ठीक है। तो यही स्थिति में अब इसकी तुलना कर रहा हूं, जब पिताजी कमा रहे तब वास्तविक मुखिया पिताजी हैं। तो ऐसे ही सेम भारत में भी यहां पर जब प्रधानमंत्री, जो वास्तविक मुखिया है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। और जो दादाजी की स्थिति है वो किसकी है? वो राष्ट्रपति की है। वास्तविक निर्णय कौन ले रहे हैं? घर में पिताजी ले रहे हैं। वास्तविक निर्णय कौन ले रहे हैं? पर हाँ, दादाजी से पूछ के लेते भाई ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, और दादाजी भी नॉर्मली हाँ कर देते, उनको पता वैसे चलनी तो इनकी है ना, तो वो अपनी तरफ से हाँ कर देते। सेम यही स्थिति आप राष्ट्रपति की मान सकते हैं। वास्तविक निर्णय वो ले रहे हैं, वो प्रधानमंत्री है। और ये सिर्फ एक मुखिया बना रखे, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है, घर में बड़े बुजुर्ग है तो हाँ मानते हैं, कहेंगे ये कि हमारा मुखिया कौन है? मुखिया तो यही है, बड़े बुजुर्ग दादाजी। तो सेम वैसी स्थिति की मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। पर वो वास्तविक मुखिया नहीं है, वो संविधानिक तौर पे मुखिया है। हमारे घर के जो परंपरा नियम है उसके हिसाब से मुखिया वो है, पर निर्णय कोई और ले रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से ये राष्ट्रपति है। शपथ जो लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री, यहां पर एक सवाल पूछा जाता है, प्रधानमंत्री, अगर आपने, किसी ने नहीं देखा, किसी ने तो देखा होगा प्रधानमंत्री की शपथ, किसने देखा है? कभी कभी देखा है। 2 बार शपथ लेते हैं, गौर किया आपने? वो 2 बार शपथ लेते हैं, 2 बार वापस बुलाते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, ऐसे ही बोलते हैं। फिर आगे जो भी उनकी पूरे शपथ का प्रारूप है वैसा बोलते हैं। फिर एक शपथ पूरी हो जाती है, फिर वापस एक दूसरी शपथ और लेते हैं। तो यहां से पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री जो होते हैं वो 2 शपथ लेते हैं। पहले अपने पद की शपथ लेते हैं और दूसरी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कौन से लेते हैं? कि मेरे सामने जो भी विषय लाया जाएगा, तो जब तक आवश्यक नहीं है मैं किसी के सामने वो विषय प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो प्रधानमंत्री को बाहर आउट नहीं करना चाहिए, तो वो शपथ लेते हैं कि आपके सामने ऐसे कोई गोपनीय विषय आते हैं तो वो किसी के भी सामने आप प्रकट नहीं करेंगे, इसकी शपथ लीजिए। तो इसकी भी शपथ लेते हैं। तो एक नोट डाल के वो पॉइंट और लिख दीजिए, प्रधानमंत्री व मंत्री
पहली पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। अच्छा, शपथ में भी जब शुरुआत करते हैं तो इस तरह से लेते हैं, मैं, जो शुरुआत कराएगा वो बस इतना बोलता, मैं के बाद वो आगे शुरू कर देता, मैं अपना नाम बोलेगा, ईश्वर की शपथ लेता हूं। किसकी शपथ लेते हैं? लेकिन इस शपथ के प्रारूप में भी दो बातें लिखी, जैसे पहले वो बोलेगा मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। अच्छा, कोई व्यक्ति, भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है? पंथ निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह वास्तव में है। कोई ये कह सकता कि नहीं, मैं अल्लाह को नहीं मानता, या मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता। जब कोई व्यक्ति ईश्वर को मानता ही नहीं तो ईश्वर की शपथ लेने का मतलब क्या है? तो भारत में शपथ में भी ये व्यवस्था कर रखी है, अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता तो वो दूसरी शपथ ले सकता है। वो कहता है मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि, अब जब आप शपथ का प्रारूप देखेंगे तो उसमें दो बातें लिखी हुई है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। कोई व्यक्ति कहता है मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं हूं, फिर उसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है, अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो फिर आप, हमारे पास यहाँ हमारे देश में ये छूट है कि आप ईश्वर को नहीं भी मान सकते हैं। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कोई ये कह देता कि मैं अल्लाह को नहीं मानता हूं, फांसी की सजा हो सकती है। सिर्फ अगर कोई ये कह देता है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता हूं, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि वहां पर कानून बना हुआ है, ईश निंदा का कानून बना हुआ है। अगर कोई ये कह देता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते, कौन सी सजा हो सकती है? मृत्यु दंड मिल सकता है उसको। हमारे यहाँ पर छूट है, आप ईश्वर को माने या ना माने, आप स्वतंत्र है, आपकी आस्था क्या कहती है। तो हमने ऐसी व्यवस्था भी बनाई, अगर कोई ईश्वर को मानता है तो किसकी शपथ ले सकता है? ईश्वर की शपथ ले सकता है। और कोई ईश्वर को नहीं मानता है, वो ये लिखता है मैं सत्य निष्ठा से ये प्रतिज्ञान करता हूं। एक बार बस ये पॉइंट लिख भी देता हूं, मैं यहां पर आएगा, मैं के बाद उनका नाम आएगा, ये एक प्रारूप यहां से शुरुआत होती है, ईश्वर की शपथ लेता हूं। आगे पूरी शपथ है। और दूसरी इसमें जो बात होती है, ये हो सत्य निष्ठा से ये प्रतिज्ञान करता हूं। ठीक है, फिर इसके आगे ये पूरी ओथ हो जाती है। तो ये हो गया शपथ। तीन में कोई प्रॉब्लम है? SSO तक कोई प्रॉब्लम है? एस में सबसे पहला स्टेट्स, दूसरे एस में, तीसरे ओ में ओथ, ओथ यानी शपथ। और अगला शब्द है आर। अगला शब्द क्या था? और में र, आर। ये शपथ का प्रारूप का हमने फॉर्मेट लिखा है, प्रारूप यानी फॉर्मेट। अनुसूची 4, इस पर आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। इंपोर्टेंट तो वैसे सारी है, लेकिन इस पर स्पेशली ये लगा रहा हूं क्योंकि मैंने कई एग्जाम में इसको रिपीट होते हुए देखा। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये अनुसूची रिपीट हो जाती है। या तो ये पूछा जाता है कि अनुसूची 4 में क्या है, या फिर ये पूछा जाता है जो इसमें लिखा हुआ कि ये किस अनुसूची में है। तो अनुसूची 4 बहुत महत्वपूर्ण है, रिपीट होती है बार बार। जो हमने शब्द पढ़ा था वो क्या लिखा हुआ था? आर। आर से आप याद रखेंगे राज्यसभा। आर से क्या याद रखना है? राज्यसभा। राज्यसभा की सीटों की संख्या। राज्यसभा की सीटों की संख्या राज्यवार, हर पूरी एक लिस्ट बनी हुई है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, किस राज्य में कितनी सीटें, इस तरह की पूरी लिस्ट है। ठीक है ना? ये भी तो राज्यवार यहां पर सीटें लिखी हुई हैं। टोटल सीटें कितनी है राज्यसभा में? ये अधिकतम हो सकती है 250 हो सकती है। अभी कितनी है? 243 या 245? 245 कितनी सीटें हैं अभी? अलग अलग राज्यों में बटी हुई है। सब राज्यों में एक समान सीटें हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग है। राजस्थान में कितनी है? 10 सीटें। सबसे ज्यादा कहां पर है? कितनी है? 31 सीटें। कितनी है? और एक एक सीटें भी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो छोटे स्टेट है, नागालैंड जैसे स्टेट में एक सीट भी है।
अमेरिका, अमेरिका में भी दो सदन है वहां पर, इसी तरह से मान लीजिए, है ना, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव और ये स्टेट का। लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर भी दो सदन है। लोकसभा में जो सदस्य आते हैं वो जनता सीधे चुनकर आती है। हमारे यहाँ पर जो लोकसभा में सदस्य आते हैं वो कहाँ से आती है? जनता उनको सीधे चुनती है, वहां से आती है। दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। हम राज्यसभा की सीटों की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं, जो सांसद है राज्यसभा के, उनको कौन चुनता है? राज्यसभा सदस्यों को राज्य की विधान, नाम क्या है? राज्य की सभा है, तो राज्य की विधानसभा चुनकर भेजती है। कौन भेजता है? राज्य की विधानसभा चुनकर भेजती है। यहां तक क्लियर है? अभी तो हम आगे राज्यसभा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतना अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों को राज्य की विधानसभा सदस्य चुन के भेजते हैं, जनता चुनकर नहीं भेजती है। कितनी सीट चुनेंगे? तो हमने कहा यूपी में टोटल ऐसे 31 सांसद बैठते हैं, 31 सदस्य यूपी की विधानसभा से चुनकर जाते हैं। राजस्थान से कितने जाते हैं? 10 सदस्य यहां पर चुनकर जाते हैं। क्लियर है? यहां पर एक डिबेट का मुद्दा आता है, बात होती है। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में लोकसभा जनता चुनकर उनको भेजती है, उनका जो राज्यसभा है वहां पर टोटल 50 स्टेट है। कितने राज्य हैं? और 50 राज्य, सभी राज्यों में बराबर बराबर सीटें बांट दी गई है। देखो यहां पर इसका नाम क्या है? हाँ, सीनेट, राज्यसभा। ठीक है, नाम है राज्यसभा, मतलब राज्यों की सभा। राज्यों की ये डिमांड रहती है कि हर स्टेट से, जैसे अमेरिका में सिस्टम है, अमेरिका में सिस्टम अलग है, वहां पर हर राज्य को बराबर बराबर सीटें बांट दी गई। ये कहता है कि अमेरिका के लिए हर राज्य बराबर है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमने लोकसभा में सदस्य भेज दिए। अब राज्यों के हिसाब से ये होना चाहिए कि हर राज्य को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए जो महत्ता, हमारे लिए यूपी एक स्टेट है तो नागालैंड भी तो एक स्टेट है, तो राज्य की तुलना में उनको बराबर का महत्व मिलना चाहिए। पर भारत में जो राज्यसभा की सीटें हैं, उसका भी जो सीटें होती है वो जनसंख्या के आधार पर होती है, बराबर नहीं होती है। यूएस में कैसा होता है? हर सीट में, जैसे वहां पर 50 स्टेट है तो टोटल 100 सीटें हैं, हर राज्य से 2 सीटें हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। इसकी मांग की जाती है कई बार राज्यों की। अगर हम ये मान के चले कि भारत में भी ऐसा कर दिया जाए कि यूपी से भी 2 सीटें रहेगी और नागालैंड से भी 2 सीटें रहेगी, तो क्या होगा? दोनों को बराबर महत्व मिल जाएगा, ये होगा ना। यूपी में भी 2 सीट है, नागालैंड में भी 2 सीट, ये होना ये चाहिए कि हर राज्य केंद्र के लिए बराबर होना चाहिए। पर अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी कैसा रखा गया है? जनसंख्या के आधार पर, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है सामान्यतः वहां पर सीटें भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या वो हम बाद में जब भाग 5 पढ़ेंगे तब सारे डिटेल में जो भी स्टेट्स होंगे उन सबकी लिखेंगे। अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लिखिए अनुसूची 5। क्या शब्द आ रहा है? एससी। एससी का मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं शेड्यूल्ड एरिया। क्या लिखेंगे? शेड्यूल्ड एरिया। एससी से बना है शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया का मतलब क्या होता है? अनुसूचित क्षेत्र। एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया यानी क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको अनुसूचित कर रखा है, सूची बना रखी कि ये क्षेत्र हैं, यहां पर कुछ पाबंदियां रहेगी। वो अनुसूचित क्षेत्र की सूची राष्ट्रपति जारी करता है। तो अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र, 2 क्षेत्र यहां पर लिखना है हमें। इसमें आप हिंदी में लिख दीजिए अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित व जनजातीय, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। ठीक है, हमने इस तरह का किस भाग में पढ़ा था? भाग 10 में भी हमने यही पढ़ा था कि जो जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे होगा। और अनुसूची 5 में भी हम पढ़ रहे हैं। अनुसूची 5 में पूरी एक रूल दे रखा है कि भाई किस तरह से अलग अलग जगह पर रूल होगा, क्या क्या नियम यहाँ पर होंगे। तो अनुसूची 5 में दिया हुआ अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह का होगा और नियंत्रण कैसा होगा, ये दे रखा भाग 5 में। भाग 6 में भी सेम इसी तरह का है। आप अनुसूची 6 में लिखिए, अनुसूची 6। अनुसूची 6 के लिए क्या शब्द आ रहा था? एससी के बाद क्या शब्द आ रहा था? जन, ये शब्द आ रहा था। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, तो अगला शब्द आ रहा है जन।
इस जन से भी आपको यही याद रखना, जनजातीय क्षेत्र, क्या याद रखना है। लेकिन यहां पर भी जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन यहां पर स्पेशली 4 स्टेट की बात हो रही है, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 4 जनजातीय राज्यों का प्रशासन। चार जनजातीय राज्यों का प्रशासन, वो 4 जनजातीय राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, वो 4 राज्य कौन से हैं, इसको आप अच्छे से याद रख लेना, है ना। एक शब्द हम याद रख सकते हैं, इनसे बना देंगे अमेत्रिमी, एक शब्द याद रख सकते हैं, अमेत्रिमी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर इंग्लिश में याद करेंगे तो कई बार मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हिंदी में याद रख लेना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट के नाम याद रखने। इसमें यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राज्य, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूची 6 में शामिल नहीं है ना। आपके साथ वहां प्रश्न आ जाएगा, असम आ जाएगा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन सा नहीं है? मणिपुर, मणिपुर आ जाएगा। असम, यहाँ पर असम याद रखना, अरुणाचल प्रदेश भी आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है, ठीक है। मणिपुर शामिल नहीं है, सिक्किम शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये इनको आपको याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के ये 4 स्टेट हैं जो स्पेशली यहाँ पर अनुसूची 6 में दिया हुआ है। चलिए यहां तक एक बार हम वापस रिवाइज कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है सबके? वापस रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची में क्या था? स्टेट, स्टेट में क्या है? सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं कि ये राज्य असम से, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से सबसे पहले शुरुआत होता है कि ये आंध्र प्रदेश राज्य, फिर असम राज्य, इस तरह से सारे स्टेट के नाम अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं, ठीक है। अल्फाबेटिक में सबसे लास्ट स्टेट कौन सा आता है? भारत का सबसे अंतिम, अल्फाबेटिकली अगर मैं जमाऊं तो सबसे लास्ट में स्टेट कौन सा आएगा? पहले नंबर पे कौन आ रहा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। लास्ट पे कौन आएगा? तमिलनाडु। त्रिपुरा कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल आता है। सबसे लास्ट में कौन सा आता है? हम पश्चिम बंगाल करके दिमाग नहीं लगा रहे, वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट में कौन सा आता है? पूरी लिस्ट में सबसे लास्ट में आता है वेस्ट बंगाल। इस कारण से भी, सिर्फ इस एक रीजन से भी ममता बनर्जी की ये मांग थी कि हमारे राज्य का नाम चेंज किया जाए और उसे बंग प्रदेश किया जाए। बंग प्रदेश होते किस पर आ जाएगा? बहुत ऊपर आ जाएगा, बी पर आ जाएगा, बंग प्रदेश, या इसको पश्चिम बंगाल किया जाए, ताकि हम लास्ट में, कई बार क्योंकि अल्फाबेटिकली भी फर्क पड़ता है, कई बार कुछ योजनाओं का आवंटन, पैसों का आवंटन करते समय उसको लास्ट में देखा जाता है। तो कई कई बार ऐसा होता है, हर मामले में नहीं होता, लेकिन कई बार होता है कि लास्ट में रहने के कोई नुकसान भी होते हैं क्या कभी? स्कूल में जब हम लास्ट रोल नंबर होते कोई फर्क पड़ता है? कोई मिठाई बट रही है, लास्ट तक आता तो खत्म भी हो सकती है ऐसा होता है ना कि मिठाई बट रही है, लास्ट आता तो पहुंच के खत्म हो गई, या उसके हिस्से में कम आती है। जो लास्ट में होता है उसका नुकसान होता है क्या? वो सबसे लास्ट में बैठे वहां पर, कई बार आवाज सही से नहीं पहुंच पाती, कई बार दिखता सही नहीं है। लास्ट में रहने के थोड़े थोड़े कई बार नुकसान होते हैं। फर्स्ट में रहने के कोई नुकसान होते हैं क्या? क्या होते हैं? पीछे वाले जवाब देंगे, फर्स्ट में रहने के क्या नुकसान है? सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से पूछते हैं, सबसे ज्यादा नजर उन पे रहती है, ये रहता है ना, सबसे ज्यादा नजर उन पे रहती है। मेरी तो सबसे पीछे वालों पे रहती है, आगे तो रहती नहीं, पीछे पर पीछे ही ध्यान जाता है। सामान्य तो धारणा क्या है? कुछ बच्चे बेंच पर आगे बैठते हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठते हैं, जिनको बोलते हैं बैक बेंचर्स। सामान्यतः टीचर्स की, स्टूडेंट की, लोगों की धारणा क्या है? टॉपर पीछे बैठते हैं ऐसी धारणा है कि जो पीछे बैठते हैं वो टॉपर होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि जो आगे बैठते हैं उनके परसेंटेज ज्यादा आते हैं? हाँ, ऐसा है क्या? क्लास की बात कर रहा हूं मैं, स्कूल की, और इस कॉलेज में तो बैठते ही नहीं है, वैसे जाते ही नहीं है। स्कूल में ऐसा था क्या कि जो आगे बैठते उनके परसेंटेज हमेशा ज्यादा आते थे? वो छोटे बच्चे होते थे, भोले वाले बच्चे होते थे, है ना, पीछे एकदम लड़ाई खोर होता था एकदम, ऐसा था क्या?
कोई बोल ही नहीं रहा, आप भी तो स्कूल से निकले हो। मैं तो अपनी क्लास में सबसे आगे बैठा था, छोटा सा, मेरी हाइट बहुत कम थी, बिल्कुल दुबला पतला था, आगे बैठता था और क्लास में अच्छे रैंक नंबर भी आते थे। ठीक है। कोई ऐसा है जो, हाँ मैं क्लास में पीछे बैठता था और हमेशा टॉप करता था, आप में से कोई? दो तीन लोगों के हाथ खड़े हुए। अच्छा, आप हमेशा टॉप करते थे और पीछे बैठते थे, तो ये बैक बेंचर थे जो टॉप करने वाले। अच्छा, ऐसा कौन थे जो आगे बैठते थे और टॉप करते थे? बाकी वाले लोग हैं कि हम तो हमें कहीं भी बैठा लो, आगे बैठा लो चाहे पीछे बैठा लो, नंबर उतने ही आने हैं। दो तीन लोगों ने पीछे वाले हाथ खड़े किए और दो तीन लोगों ने आगे वाले हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, वैसे कोई इसे विशेष फर्क नहीं पड़ता है ना। और डॉक्टर कलाम साहब जितने नाम है, उन्होंने एक बात कह के उसको और हवा दे दे भी बैक बेंचर अच्छे हैं, है ना। ऐसा कोई विशेष, चलो इस क्लास में विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर, वहां पर जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, आप मजबूरी से जाते थे। यहाँ आप अपनी इच्छा से आए हैं, है ना, यही बात है। यहाँ आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं, स्कूल में तो मजबूरी थी। यहाँ आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं तो पढ़ना होता है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ नहीं कि हाँ यहाँ, यहाँ आपकी इच्छा है आप जा भी सकते हैं, यहाँ आपकी इच्छा है बैठ भी सकते हैं, तो यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तो इससे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आगे बैठ रहे हैं या पीछे बैठ रहे हैं। ठीक है, वहां तो मजबूरी थी जाना, तो इसलिए पीछे जाकर पता नहीं चले टीचर को भी पीछे क्या कर रहा है। पीछे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है पीछे बैठने से, आगे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पीछे बैठने वालों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा फर्क है। चलो एक बार वापस हम रिपीट कर रहे हैं। पहले में स्टेट, दूसरे में सैलरी यानी वेतन और भत्तों का उल्लेख, तीसरे में ओथ, ओथ का मतलब शपथ, शपथ के प्रारूप लिखे हुए सारे। चौथे पर राज्यसभा की सीटों की संख्या, किस स्टेट में राज्यसभा की सीटें कितनी है, वो सारी की सारी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, जैसे पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश आ गया, तो आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, वो वहां पर लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद भाग 5 और 6, ये थोड़ा सा देख लेना, दोनों मिलता जुलता है। यहां पर भी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है और यहां पर भी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। यहां स्पेशली 4 स्टेट का उल्लेख मिलता है और यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से 4 स्टेट शामिल है या फिर कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य अनुसूचित 6 में शामिल नहीं है, उसके बारे में आता है। यानी 3 शामिल वाले आ जाएंगे और 1 शामिल वाला नहीं आएगा। तो चारों का नाम हम याद रखना है। पहला कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी मणिपुर इसमें शामिल। कंफ्यूजन कहां होगा? एक ऑप्शन मणिपुर का दे देगा, मणिपुर इसमें शामिल, अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। एसएस और एससी, आगे क्या आ रहा है? जन भी हो गया। सात। ठीक है, एक बार वापस लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको भी याद आ जाएगा, मुझे भी याद आ जाएगा। से बदला पंचनगर। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अनुसूची 7, इस यहां पर लिखा हुआ स, इस स से आप ये याद रखेंगे, शक्तियों का विभाजन। क्या याद रखना है? शक्तियों का विभाजन कर रखा। ये स सड़क है, लेकिन यहां पर स शक्ति में इस तरह से आएगा, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। राज्य सरकार की भी कुछ पावर है क्या? कुछ पावर राज्य सरकार के पास भी है, कुछ पावर केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है। केंद्र के पास कौन से पावर होंगे, राज्य के पास कौन से पावर होंगे? किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किस विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है? विषय प्रॉपर बांटे हुए हैं। अगर हम इस तरह के विषय प्रॉपर नहीं बांटेंगे तो प्रॉब्लम होगी। केंद्र का कानून राज्य बना देगा, राज्य का कानून केंद्र बना सकता है। इसलिए हमने पूरी एक लिस्ट बना रखी है। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? सूचियां पढ़ रहे हैं। पूरी सूचियां बना रखी, एक सूची बना रखी कि ये केंद्र के कानून बना सकते हैं इन विषयों पर, एक सूची बना रखी है राज्य इन पर कानून बना सकता है, और एक सूची बना रखी है जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची। 3 सूचियां बना रखी है यहां पर। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन कर रखा है केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य। ठीक है, 3 सूचियां हैं।
3 सूचियों का उल्लेख हमें यहां पर मिलता है। कौन कौन सी सूची है? देखो यहाँ पर संघ सूची का मतलब ये है कि संघ सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, लिख भी देते हैं पूरा सूची, संघ सूची। और यहाँ पर केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं, लिख देते हैं दोनों ही। लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि अगर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून, अगर दोनों ही एक ही विषय पर कानून बना दे तो किसका प्रभावी होगा? केंद्र ज्यादा पावरफुल है, इसलिए केंद्र का कानून प्रभावी होगा, राज्य का कानून प्रभावी नहीं होगा। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और राज्य उसे समवर्ती सूची का विषय है, राज्य उसे संतुष्ट नहीं है, तो क्या राज्य अपना अलग कानून बना सकता है क्या? समवर्ती सूची का कोई विषय है, उस पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। राज्य सरकार उसे संतुष्ट नहीं है उस कानून से, तो क्या राज्य सरकार अपना अलग से कानून बना सकता है? अभी हमने कहा प्रभावी किसका रहेगा, लेकिन यहां पर एक प्रावधान यह भी है कि अगर राज्य संतुष्ट नहीं है तो अपना अलग से कानून भी बना सकता है उसी विषय पर, लेकिन उसे राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो कानून प्रभाव में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाँ, वो एक योजना थी, ठीक है, वो अलग अलग, जैसे मोटर वाहन अधिनियम आया था जिसमें राजस्थान सरकार भी और बहुत सारे स्टेट अलग अलग नाराज थी कि जैसे जुर्माना एकदम से बढ़ा दिया गया, जहां पहले 500 रुपये जुर्माना था 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया। बहुत राज्यों ने विरोध किया था, इतना एकदम से जुर्माना बढ़ा दिया, जनता विरोध कर देगी, जनता विद्रोह कर सकती है। तो राजस्थान सरकार ने अपना अलग कानून बनाया था, लेकिन उसकी सहमति कहां से लेनी पड़ेगी? जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलेगी तब तक कौन सा कानून लागू रहेगा? तब तक केंद्र वाला कानून ही लागू रहता है। अभी भी राजस्थान में कानून कौन सा लागू है? केंद्र वाला ही है, राज्य वाला कानून अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का कोई कानून हो सकता है। अब दूसरा, इसमें विषय कितने हैं वो विषय हमें पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आता है कि संघ सूची में, राज्य सूची में कितने विषय लिखे हुए हैं, कितने हैं? संघ सूची में विषय कौन बताएगा, किसी को पता है? हाँ, राज्य में 61 और 52, सही है क्या? और किसी को कुछ याद है? हाँ, 98 हो गए, सही बात है। अब 98 हो गए, जीएसटी आने के बाद है ना, चेंज हो गया। तो अब 100 में से 2 कम कर लीजिए, कितने हो गए? और 61 बोला, उसमें भी 2 कम कर लीजिए, कितने हो गए? 59, और बाकी 52 वाला सही है। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना है, 100, 61, 52 पहले था, अब उसमें थोड़ा चेंज हो गया है। बैठो, अब यहां पर आपको 2 याद रखना होगा। मूल विषय कितने थे जब संविधान बना था? तो मूल विषय कितने थे? मूल सूची, मूल संख्या अभी भी वही मिलेगी, बीच में क्लोज ए क्लोज बी करके जोड़ दिया जाता है। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। आपको इस तरह से याद रखना, 97, 66, 47। कैसे याद रखना? 97, 66, 47। पहले कितने विषय थे? 97, 66, 47। 97 कहां पर? संघ सूची के विषय। केंद्र सरकार कितने विषयों पर कानून बना सकती है? 97। अब इसमें कुछ विषय और जुड़ गया, अब 98 हो गया। पहले 100 थे, अब वापस 2 कम करके कितने हो गए? 98। तो ये लिखना है पूर्व में मूल विषय। मूल विषय ये है। वर्तमान विषय जो आपने बताया 100 नहीं है, अभी लिखना है 98। 61 नहीं है, अब लिखना है 59। और ये हो गया 52। ये दोनों ही याद रखना आपको। वर्तमान में कितने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मूल विषय कितने हैं? मूल विषय 97, 66, 47, और इधर है 98, 59, 52। जैसे भारत की सेना है, वो किसके अंडर में आती है? उससे संबंधित जो भी नियम कानून बनाए होंगे कौन बनाएगा? रेलवे किसके अंडर में आती है ना? डाक, पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सब किसके अंडर में आते हैं?
पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंडर में आती है। हेल्थ किसके अंडर में आता है? हेल्थ किसके अंडर में आता है? हेल्थ वैसे राज्य का विषय है, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं लेकिन केंद्र में भी दिया हुआ, तो हेल्थ को भी दो अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ। कृषि किस में आता है? कृषि राज्य सूची का विषय। खेती किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। कोई दंड विधान बनाना हो, ऐसा नियम बनाना हो, वो किस में आता है? समवर्ती में आ जाता है। जनसंख्या वाला, शिक्षा वाला, एजुकेशन किस में है? एजुकेशन समवर्ती सूची में है। तो तीनों इसी सबके अलग अलग विषय बटे हुए हैं कि कौन से पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, किस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और किस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ विषय ऐसे होते हैं जो तीनों में ही नहीं लिखे हुए हैं, उनको बोलते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब जो बचा कुछ है, बचे विषय हैं। जितने विषय याद आए सारे के सारे लिख दिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नया विषय भी आ सकता है जो अभी तक लिखा नहीं गया है। उस पर लिखा गया कि अब अगर इनमें से कोई विषय बच भी गया है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। यहां से आपको क्या लग रहा है, पावरफुल कौन है? एक तो विषय ज्यादा दिए हुए हैं, राज्य के पास विषय कम है। समवर्ती सूची में भी दोनों बना सकते हैं, लेकिन पावर किसकी चलेगी? केंद्र सरकार की चलेगी। और जो बच गए विषय उन सब पे कौन बनाएगा? ठीक है, तो यहां पर एक और बात लिख दीजिए, अवशिष्ट विषय। नोट डालकर आप एक बात लिख सकते हैं, अवशिष्ट का मतलब जो भी बचे हुए हैं। का अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र को होगा। जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, साइबर रिलेटेड कोई कानून बनाना है। अब साइबर साइबर बिल्कुल नया विषय है, साइबर अपराध नया विषय है। जब ये सूचियां बनी थी तब कोई ज्यादा इसमें उल्लेख नहीं था। ठीक है, अब साइबर कानून आगे तो उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, न तो संघ सूची में मिलेगा, न राज्य सूची में मिलेगा, न समवर्ती सूची में मिलेगा साइबर अपराध के बारे में। तो उस पर कानून कौन बनाएगा? ऑटोमेटिक। नया कंसेप्ट आया, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पे कानून बनाना हुआ, कौन सी सूची में लिखा हुआ है? किसी भी सूची में लिखा हुआ नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो कानून बनाने का अधिकार ऑटोमेटिक किसके पास चला गया? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी नए विषय सामने आते हैं जो इन सूचियों में लिखे हुए नहीं, तो ऑटोमेटिक उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाएगा? केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। तो यहां पर अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। यहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, साइबर कानून लिख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी। एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक अनुसूची और कर लेते हैं, अभी हमारे पास 5 7 8 मिनट बचे हुए हैं। हो गया यहां तक? अगला शब्द क्या आ रहा है? सभा। सभा में भा शब्द आ रहा है, यहां तक लिख दिया। करें, नेक्स्ट करें। अनुसूची 8। शब्द आ रहा है भा, तो भा से याद रखना भाषाएं। क्या याद रखना है? कौन सी भाषाएं? कौन सी भाषाएं? संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषा है उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट हमें यहां पर मिलेगी 8वीं अनुसूची में। क्लियर है? कुछ भाषा है जिनको संविधान ने मान्यता दे रखी है, वो संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा है। जैसे हमारे यहाँ पर कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। मान्यता प्राप्त में हिंदी बोलते हैं, बाकी हम मारवाड़ी बोलते हैं ज्यादातर, और उधर होंगे तो कोई ढूंढाड़ी बोल लेगा या मेवाड़ी भाषा अलग हो जाएगी। राजस्थान की भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा हम बोलते तो है, पर राजस्थानी भाषा कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी बड़े एरिया में बोली जाती है, पर पॉपुलेशन इधर ज्यादा है।
है ना। हम अलग अलग, ढूंढाड़ी अलग, ढूंढाड़ी थोड़ी अलग लैंग्वेज हो जाती है, हाड़ौती अलग तरह की लैंग्वेज होती है। इधर वागड़ी में जाएंगे तो वागड़ी बिल्कुल अलग तरह की लैंग्वेज हो जाएगी। आप नॉर्थ में जाओगे तो वहां पर अलग तरह की लैंग्वेज हो जाएगी। राजस्थान में कोई एक भाषा, लोकल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? कोई एक फिक्स लैंग्वेज नहीं है। संविधान में हम यहाँ पर, अभी आप देख रहा होगा, राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए आवाज उठ रही है, पर एक समस्या है, वही है इधर वाले आवाज उठाते, उधर वाले विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? राजस्थानी भाषा, जिस भाषा की मांग की जा रही है, वास्तव में वो भाषा कौन सी है? वास्तव में वो मारवाड़ी है। मारवाड़ी भाषा की भी इसको राजस्थानी भाषा का दर्जा, लेकिन उस इधर आप देखो जयपुर वाला एरिया, पूर्वी राजस्थान पूरा विरोध करता है उसका, क्योंकि जैसे ही अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाती है, वो भाषा उन पर भी थोपी जाएगी, भाई आपको भी यही बोलनी पड़ेगी, यही पढ़नी पड़ेगी, फिर पढ़ना भी पड़ेगा, फिर एग्जाम भी उसी में देना पड़ेगा, सवाल भी आएंगे, तो उनका बहुत विरोध भी रहता है। भाषा के आधार पर तो इतना बड़े बड़े आंदोलन चले यहाँ पर, अलग अलग स्टेट बनाने पड़े, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आंदोलन चला था भाषा के आधार पर। तो भाषा इतना आसान नहीं है। राजस्थानी भाषा में तो बहुत सारे आधार पर राजस्थानी अभी पास नहीं हो पा रही है, इसलिए राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। तो कुछ भाषाओं को मान्यता मिली, जो बहुत पुरानी भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनको यहाँ पर मान्यता मिली हुई है। ऐसी टोटल कितनी भाषाएं? अभी 22 भाषाओं को संविधान ने अभी मान्यता दे रखी है कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है। वैसे भाषाएं तो खूब बोली जाती है, जिनको हम बोलियां बोल सकते हैं। राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है? भारत में तो कितनी बोलियां बोली जाती है? भारत हम कहते हैं विविधता वाला देश है। आप अमेरिका में जाओगे, ज्यादातर अमेरिकन बस इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे, एक ही भाषा चलती है, कौन सी? ब्रिटेन में जाओगे एक ही भाषा मिलेगी, कौन सी? इंग्लिश। आप फ्रांस में जाओगे एक ही भाषा मिलेगी, कौन सी? फ्रेंच। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, तो उनकी पूरे पूरे जितने भी फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच बोलेंगे। जर्मनी में जाओगे जर्मन बोलेंगे, जापान में जाओगे तो, भारत में जाओगे तो, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी, गुजरात में जाओगे तो, महाराष्ट्र में जाओगे तो, अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तो वहां कोई पंजाबी बोलते हुए मिलेंगे, वहां पर तमिल बोलते हुए मिलेंगे। कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तेलंगाना में भी तेलुगु बोली जाती है, ठीक है ना। तो भारत में हर, पश्चिम बंगाल में जाओगे तो वहां बंगाली बोल रहे हैं, और थोड़ा सा ऊपर असम में चले जाओगे तो वहां पर बंगाली नहीं बोल रहे, वहां असमी भाषा बोल रहे हैं। कितनी, हर जगह पर अलग अलग, कितने देश रहते हैं यहाँ पर, तो आप बाकी एक दूसरे देशों में देखो तो एक ही भाषा बोलेंगे। तो यहाँ पर भाषाओं की विविधता भी बहुत ज्यादा है, एक भाषा नहीं बोली जाती है, और बहुत सारी भाषा है। तो कुछ भाषाओं को संविधान ने मान्यता दे रखी है, उसकी एक सूची बना रखी है, वो कहां पर दे रखी है? तो यहां पर लिख दीजिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त। संवैधानिक मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख हमें यहां पर मिलता है, ठीक है। यहां पर संस्कृत भाषा है क्या? इसमें इसमें संस्कृत भाषा मिलती है क्या? हमें सवाल बस यहाँ दो तीन से ही पूछा जाएगा, जो हम यहाँ पर कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देते हैं। इस 22 भाषा की सूची में संस्कृत भाषा शामिल है क्या? है या नहीं है? कंफ्यूजन है। हिंदी तो होगी, हिंदी शामिल है या नहीं है? है। यहाँ पर सबके एक मत है कि हिंदी शामिल है। अभी मैं अपना आंसर नहीं बता रहा हूं। उर्दू शामिल है कि नहीं है? उर्दू शामिल है। नेपाली, नेपाली है या नहीं है? है। है या नहीं है? ज्यादातर यही बोल रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश, बस इन्हीं पर कंफ्यूजन। राजस्थानी, राजस्थानी नहीं, अभी मान्यता नहीं मिली है। राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए अभी चल रहा है। भोजपुरी, भोजपुरी आपको पता है आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। राष्ट्रीय मान्यता छोड़ो, आप जियो सिनेमा पे आजकल क्रिकेट चल रहा है, तो उसमें भोजपुरी में भी कमेंट्री आती है ना। लोग अमेरिका में भोजपुरी गाने सुन रहे हैं। भोजपुरी बहुत पॉपुलर है, फिल्में चलती है वहां पर, गाने चलते हैं। हालांकि अभी मान्यता नहीं मिली है। बहुत जिस तरह की डिमांड अपने यहाँ पर राजस्थानी की है, उस तरफ भोजपुरी भाषा की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, भोजपुरी को मान्यता दी जाए, पर भोजपुरी को भी मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। अभी अभी नई नई लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बहुत सारे क्राइटेरिया, भाई कितनी पुरानी भाषा है, कितना उसमें शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं, है ना। फिर भी पॉपुलर लैंग्वेज बहुत है, भले ही संवैधानिक मान्यता नहीं मिली, पर भोजपुरी ऐसा नहीं है। राजस्थानी, राजस्थानी भी बहुत अलग अलग जगह पर बोली जाती है। राजस्थानी के मेन जो आपका कल्चर है, आपके कोई विस्तार, भाषा का विस्तार कितना, आपका कल्चर कितना रिच है,
उसके आधार पर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जैसे कई गाने ऐसे होते लोग, जैसे पंजाबी पंजाबी गाने कहाँ नहीं सुने जाते होंगे दुनिया में, मुझे बताओ, है ना? पंजाबी गाने हर, मतलब वो पंजाबी भाषा है, पंजाबी कल्चर है, पंजाबी भाषा आप हर जगह सुनने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें वो अपनी कल्चर की वजह से बहुत फेमस हो जाते हैं। तो संस्कृत को मान्यता इस 22 भाषा में उल्लेख है, हिंदी को है, उर्दू को है, नेपाली को है, इंग्लिश को नहीं है। बस हमें यही ध्यान रखना है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है, राजस्थानी नहीं है। जहां पर हमें कंफ्यूजन हो सकता है वो लिख देते हैं। राजस्थानी को मान्यता नहीं है, इंग्लिश को इसमें मान्यता नहीं है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू भी है, नेपाली भी है। देखो अंग्रेजी तो भाषा है ही नहीं अपनी, अंग्रेजी तो बाहर की है, नेपाली को शामिल क्यों किया है? भारत में बहुत बड़ा समुदाय अभी भी ऐसा रहता है जो नेपाली बोलता है, नेपाल से मूल के लोग हैं, नेपाल में आए पर अभी भारतीय नागरिक है। और इन्होंने तो, ये तो अलग स्टेट की मांग भी करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक अलग स्टेट, गोरखालैंड, जैसे नेपाल के गोरखा लोग हैं तो पूरा क्षेत्र एक अलग स्टेट की मांग करते हैं कि भारत में एक अलग राज्य बनाओ, गोरखालैंड। तो इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चले, तो कम से कम उनकी भाषा को मान्यता दे देगा कि ये नेपाली भाषा बोलते हैं। तो नेपाल के बहुत सारे नेपाली मूल के लोग हैं जो भारत में बस गए और भारतीय नागरिक ही बन गए हैं, है ना? तो वो जो भाषा बोलते हैं वो नेपाली भाषा है, तो यहाँ पर नेपाली बोलते हैं। उर्दू भाषा, उर्दू कहाँ की भाषा है? भारत की भाषा है क्या? उर्दू भारत की भाषा है? उर्दू भारत की भाषा है। उर्दू का जन्म कहाँ हुआ? बाहर से जो भाषा है वो फारसी और अरबी आई थी, हमारे यहाँ पर फारसी और हिंदी मिलकर एक नई भाषा बन गई, कौन सी? उर्दू। उर्दू का जो जन्म हुआ, उर्दू में दो मिक्स भाषा है, फारसी और हिंदी। इसमें ज्यादातर आपको जो शब्द मिलेंगे वो इन दोनों के मिलेंगे, फारसी और हिंदी। तो इन दोनों का मिक्सचर उर्दू कहलाता है। ठीक है, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज मिल जाएगी वहां पर उर्दू। ठीक है ना, तो उर्दू भाषा को मान्यता मिली हुई है। तो ये लिख देना, इसके अलावा दो तीन पॉइंट और लिख देते हैं इसमें। प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं इसमें शामिल थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, बाद में जो भाषाएं जुड़ी, पहले 14 भाषा थी, 21वां संविधान संशोधन जो बाद में जुड़ी उसको जरूर याद रख लेना। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और एक नई भाषा जोड़ दी गई, सिंधी। सिंधी भाषा को भी मान्यता मिली हुई है। ठीक है, भारत में लोग सिंधी बोलते हैं, जो सिंधी कम्युनिटी है वो पूरा सिंधी बोलते हैं अभी भी लैंग्वेज। ठीक है ना, तो सिंधी को मान्यता दी गई 1967 में। 71वां संविधान संशोधन 1992। आप 3 भाषा जोड़ी गई, आप इस एक वर्ड से याद रख सकते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कोंकणी, कॉमन एक वर्ड क्या याद रखना है? कोंकणी। म से मणिपुरी और न से नेपाली। नेपाली भाषा कब जोड़ी गई? 1992 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, शब्द याद रखना है कॉमन। क्या याद रख सकते हैं? कॉमन। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी कहां बोली जाती है? कोंकण क्षेत्र आता है जो महाराष्ट्र गोवा के वहां पर, गोवा महाराष्ट्र जहां खत्म हो रहा है, गोवा शुरू हो रहा है, वो कोंकण क्षेत्र कहलाता है। कोंकण क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी, उसको मान्यता। मणिपुरी तो नाम से पता चल रहा है कहां पर? मणिपुर में। नेपाली नाम से पता चल रहा है कहां पर? नेपाल में। हाँ, तो नेपाल में तो बोली जाती है। बाकी आप देखो ये पूरा एक एरिया है जहां पर बिहार, फिर यहाँ बिहार के बाद आगे पश्चिम बंगाल आ जाता है, एक बड़ा एरिया जिसको वो गोरखालैंड क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उसकी मांग भी करते हैं, वहां पर ज्यादातर नेपाली मूल के लोग रहते हैं और वो इसकी मांग वो नेपाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक आगे लिखिए, 52वां संविधान संशोधन 2003। 2003 में भी 4 भाषाएं और जोड़ी गई। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, MBDS। MBDS मैथिली, भाषा का नाम है मैथिली। ये मैथिली कहां बोली जाती है? हाँ हाँ, बिहार, बिहार क्षेत्र में जो मिथिला क्षेत्र आता है ना, ये थोड़ा सा झारखंड क्षेत्र से कम है और उधर थोड़ा ज्यादा। बिहार में एक क्षेत्र जिस पे
मिथिला, मिथिला कौन सा क्षेत्र है? सीता माता का कुछ उल्लेख मिलता है क्या मिथिला से? क्या उनका पियर था वहां पे, मिथिला राजकुमारी बोलते थे उनको। तो मिथिला क्षेत्र जो है ना, वो यहाँ पर नेपाल के उधर टच करता हुआ यहाँ पर ये वहाँ मिथिला क्षेत्र है, वहां पर बिहार में आता है वर्तमान में। और वहां पर मैथिली भाषा, एक मैथिली ठाकुर नाम से एक लड़की भी जो सिंगर है, वो गाती भी मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा में? नाम भी क्या है? मैथिली, और गाती भी किसमें? मैथिली भाषा में। ठीक है, हिंदी में भी खूब गाती है, पर मैथिली उसकी जो मूल भाषा है वो किसमें है? मैथिली में। तो मैथिली भाषा वहां पर। बी से याद रख सकते हैं बोडो, बोडो लैंग्वेज। बोडो कहां पर बोली जाती है? असम का कुछ क्षेत्र है जहां पर, वहां ना, वहां पर उसको बोडो क्षेत्र बोला जाता है, बोडो जनजाति रहती है वहां पर, बोडो भाषा बोली जाती है। डी से डोगरी, डोगरी कहां बोली जाती है? डोगरी, है डोगरी। डोगरा राजवंश का नाम सुना आपने? डोगरा राजवंश, जम्मू कश्मीर में जो पहले राजवंश था वो डोगरा राजवंश ही कहलाता था। जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? कश्मीर क्षेत्र में। कश्मीरी और उर्दू भाषा है। कौन सी है? उर्दू और कश्मीरी। जम्मू वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? डोगरी। वहां पर जो राजवंश रहते थे वो डोगरा राजवंश कहलाते थे। महाराजा हरि सिंह का नाम सुना होगा ना आपने? महाराजा हरि सिंह जो अंतिम महाराजा थे वो डोगरा राजवंश के थे। कहां के थे? डोगरा राजवंश के थे। ये जो डोगरा राजवंश है वो यहीं से गया हुआ, राजस्थान से, राजस्थान के शेखावटी से। यहाँ ये जो राजा थे शेखावटी के एक राजा गए और वहां पर जम्मू बसाया। जम्मू जो पड़ा है वास्तव में जमवाई माता है। जयपुर की जो राजवंश की माता कौन सी है? जमवाई माता। उस जमवाई माता के नाम से उनका क्या नाम रखा? जम्मू। जम्मू नाम जमवाई माता के नाम से पड़ा। तो वहीं ये डोगरा राजवंश वहां पर थे और उनकी जो भाषा है वो क्या कहलाती है? डोगरी भाषा। और लास्ट में ये क्या है? संथाली। ये कहां पर आता है? ये आप जो बता रहे हैं ना, झारखंड बिहार उस क्षेत्र के आसपास है। तो बिहार का क्षेत्र है, झारखंड का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर संथाली भाषा। संथाल जनजाति का नाम सुना होगा आपने? संथाल। तो संथाल जनजाति जो भाषा बोलती है वो संथाली। तो मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली याद रह जाएगा ये। सिंधी कॉमन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये बाद में भाषाएं जुड़ी। क्लियर है? आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।